यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा एक सेरेमनी जैसा आपको लग रहा होगा, है ना। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो लोकल रूलर्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। लोकल रूलर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या है ये डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट से ब्रिटिशर्स को किस तरीके के राइट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर ये चाहता हूं कि भाई आप यहाँ पर क्या करो, इस फोटो को जो है वो थोड़ा अपने दिमाग में रखो, है ना। दिमाग में रखने से क्या होगा कि आगे का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बहुत आसान हो जाएगा और चीजों को समझाने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं, है ना, आपकी क्लास 8th की हिस्ट्री की, जिसका टाइटल यहाँ पर और पास 3 है, ठीक है, उसको ओपन कर लो, ये चैप्टर ओपन कर लो, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सी चीज हम कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। और आपको एक बात ये भी यहाँ पर रियलाइज होगी कि मतलब चैप्टर में ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर नहीं बची है जो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करी है। जिसके पास बुक्स नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर स्लाइड्स पर देख लोगे तो भी आपकी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हेडिंग देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कंपनी बिकम्स द दीवान, है ना। कंपनी यहाँ पर क्या हो गई, कंपनी जो है वो यहाँ पर दीवान हो गई। दीवान होना मतलब यहाँ पर क्या है, दीवान होने का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो टैक्स कलेक्शन होता है ना, जैसे अलग अलग तरीके की चीजें हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स हो गया, एनिमल्स के ऊपर टैक्स यहाँ पर हो गया, जो भी अलग अलग तरीके के टैक्स सिस्टम यहाँ पर है, उस टैक्स को कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी के ऊपर होगी। अभी तक क्या कर रहे थे कि राजा थे, राजा के बिहाफ में अलग अलग सबऑर्डिनेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो राजा के लिए यहाँ पर काम करते थे। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर क्या है, वो धीरे धीरे अलग अलग तरीके की जो टेरिटरी है उसको यहाँ पर अगवाने लग गए, उसको यहाँ पर कैप्चर करने लग गए। फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इंडियन रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे उस टाइम पीरियड पर, उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया कि अलग अलग तरीके के जो राइट्स हैं वो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी को यहाँ पर क्या है कि दीवानी राइट्स जो है वो यहाँ पर मिल गए। और जिसको यहाँ पर दीवानी राइट्स मिलते हैं उसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उनको टैक्स कलेक्शन की यहाँ पर जो है वो परमिशन मिल गई कि भाई आपके एरिया में आप जो है वो यहाँ पर क्या करोगे, टैक्स कलेक्शन करोगे। और इसीलिए क्या कहा जा रहा है ब्रिटिशर्स को दीवान जो है वो यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आना चाहिए कि दीवान का मतलब क्या है, दीवानी राइट्स क्या है, ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, मैं आपको समझाऊंगा। और कोशिश ये करिएगा आप कि मेरे साथ यहां पर पूरे के पूरे चैप्टर को यहां पर समझो। एक बार पूरा चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो लिटरली आई एम टेलिंग यू, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्वेश्चंस के आंसर लिखने में कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्वेश्चन को समझना कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे 1765 के बारे में, ठीक है। 12 अगस्त 1765 के बारे में यहां पर बात हो रही है। द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल, ठीक है। उस टाइम पीरियड पर मुगल रूल यहां पर चल रहा था। तो मुगल यहां पर जो एम्परर है, मुगल यहां पर आपको सम्राट देखने को मिलेंगे, सुल्तान आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने यहां पर क्या किया कि जो कंपनी है, कंपनी का मतलब यहां पर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको जो है उन्होंने क्या कर दिया, दीवान ऑफ बंगाल जो है वो यहां पर अपॉइंट कर दिया। एक नंबर का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा होगा कि भाई जो मुगल एम्परर हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स को या कंपनी को यहां पर दीवान ऑफ बंगाल जो है वो कब अपॉइंट किया था, तो वो अपॉइंट किया था 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। The actual event most probably took place in the Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indian as witness, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो फोटो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, ये फोटो यहाँ पर क्या है कि ये एक्चुअली एक ऐसी मतलब छोटा सा लोकेशन है, मतलब ऐसा बहुत भव्य सेरेमनी यहाँ पर नहीं हुआ था। आप ये कह सकते हैं कि कुछ इंग्लिशमैन यहाँ पर थे और कुछ यहाँ पर इंडियन जो रूलर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके बीच में यहाँ पर क्या हुआ था कि आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर रूलर हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कंपनी को जो दीवानी राइट्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े स्केल पर ये सेरेमनी नहीं हुई थी, छोटे स्केल पर यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर ये पूरा का पूरा जो काम है वो यहाँ पर कंप्लीट किया था। बट इन द पेंटिंग अबोव द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेशन टुकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग, है ना। लेकिन अगर आप इस फोटो में देखोगे तो ऐसा लगेगा ना कि मतलब कितना भव्य यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो हो रहा है ना, जिसमें यहाँ पर जो रूलर्स हैं वो कंपनी को दीवानी राइट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल यहाँ पर इवेंट हुआ था वो आप ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ लोग ही यहाँ पर अवेलेबल थे, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर जिस तरीके से इस पेंटिंग में यहाँ पर दिखाया गया है वो चीजें यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। द पेंटर वॉज कमीशन बाय द क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन द क्लाइव्स लाइफ। अब जिसने यहाँ पर क्या किया है कि जिसने ये पेंटिंग यहाँ पर बनाई थी, है ना, उसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया था, उसका अपॉइंटमेंट जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव की लाइफ में अगर आप देखेंगे, ये रॉबर्ट क्लाइव का जो है वो फोटो आपको देखने को मिल रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव के लाइफ में जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, है ना, कोई अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, कोई भी चीजें होती हैं, तो पेंटर को यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी
कि उनकी लाइफ के जो भी इवेंट होते हैं उनको आप क्या करोगे, पेंटिंग के रूप में यहां पर संजो कर रखोगे, बनाकर रखोगे। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन द ब्रिटिश इमेजिनेशन। और इसी तरीके से क्या हुआ कि जब इनको, आप ये कह सकते हैं कि जब इनको बंगाल के दीवानी राइट्स यहां पर मिले थे, तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी सक्सेस जो है वो हमको यहां पर मिल जाएगी। और इसीलिए यहां पर क्या है कि ये पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, जो 1765 में यहां पर इनको दीवानी राइट्स यहां पर बंगाल के दिए गए, इसको इन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत भव्य यहां पर जो है वो अचीवमेंट आपको देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी अचीवमेंट देखने को मिल रही है। और इसीलिए इन्होंने यहां पर क्या किया कि इसकी पेंटिंग्स वगैरह भी जो है वो यहां पर बनाकर रखी हैं। अब यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि कंपनी जो है वो यहां पर दीवान बन गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, मतलब दीवान बनने से क्या होगा, मतलब सर अगर मान लो कि मैं दीवान बन जाऊं तो दीवान बनने से मुझे क्या बेनिफिट यहां पर होंगे, तो ये चीज मैं आपको समझाता हूं। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब अगर आप बात करेंगे तो अब क्या है कि जैसे बंगाल के यहां पर क्या हो गए कि दीवान बन गए हैं, तो अगर ये बंगाल के दीवान बन गए हैं तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये इनकी टेरिटरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। और इस पर्टिकुलर टेरिटरी में जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो भी यहां पर पैसे से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, टैक्स से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस में क्या होता है कि केवल पैसे ही नहीं आएंगे, इसमें अलग अलग तरीके के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सब चीजें यहां पर आएंगी। तो उसकी पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अभी तक कंपनी के पास ये अधिकार नहीं था, लेकिन अब यहां पर क्या है कि जब उनको दीवानी राइट्स यहां पर मिल गए हैं 1765 में, तब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो क्या करेगी, बंगाल जो टेरिटरी उसके अंडर आपको देखने को मिल रहा है कंट्रोल में, ठीक है, उसका जो भी यहां पर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहां पर वो मैनेज करने वाले हैं। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यूज रिसोर्सेज। अब यहां पर क्या हुआ कि जब एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास यहां पर आ गया तो इनको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग कैसे करनी पड़ेगी कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर लैंड है ना, उसमें किस तरीके का एग्रीकल्चर जो है वो होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में भी, ये लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स के ऊपर यहाँ पर जो इंग्लैंड में थे ना, उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। वो वहां से सोना और चांदी भेजते थे, फिर यहाँ से ये लोग चीजें परचेज कर रहे थे। तो इनके ऊपर एक यहाँ पर प्रेशर ये भी था कि हम ये चाहते हैं कि भाई भारत का जो रेवेन्यू है वो हमको इतना मिले कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम भारत में आसानी से मैनेज कर सकें। तो जब इनको दीवानी राइट्स यहाँ पर मिले हैं तो लैंड का किस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा, किस तरीके की क्रॉप्स यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएंगी, किस तरीके से जो डिमांड है उसको यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा, इन सब चीजों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये इसकी प्लानिंग यहाँ पर करेंगे। और इसके बाद जो भी रिवेन्यू रिसोर्सेस वगैरह है, जहां से ये रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसका कैसे प्रयोग करना है, ऑर्गेनाइज करना है, इन सब चीजों की प्लानिंग कंपनी के द्वारा अब करनी है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम आ गया। जब एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम यहां पर होता है तो आप ये कह सकते हैं कि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें बड़े स्केल पर सोच समझकर इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। दिस हैज टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। और ये जो पूरा का पूरा काम है वो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जिससे यहाँ पर क्या है कि कंपनी को बड़े स्केल पर जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिले, है ना। जब यहाँ पर क्या होगा, जब प्रॉफिट होगा तब यहाँ पर क्या है कि कंपनी के जो यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं, है ना, जैसे खर्चे होते हैं, है ना, जैसे ऑफिस को मैनेज करने में, आर्मी को मैनेज करने में काफी अलग अलग तरीके की चीजें हैं, तो उनको मैनेज कब कर पाएंगे, जब यहाँ से क्या होगा कि इनको इनफ रिवेन्यू यहाँ पर मिलेगा। जब इनको रिवेन्यू यहाँ पर इनफ मिलने लगेगा तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो आप आसानी से यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। और प्रॉफिट से ही फिर क्या होगा कि वो बाकी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। Trading company had also be to ensure that it could buy the product it needed and sell what it wanted। मतलब यहां पर क्या है कि इनको ये चीज भी जो है वो इंश्योर करना है। ट्रेडिंग कंपनी का मतलब क्या हुआ, जो ट्रेड करते हैं। एक्चुअली जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर थी वो क्या थी, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो व्यापार के उद्देश्य से आई थी, है ना। उसका मतलब यहां पर ये था कि भाई देखो हम क्या करते हैं कि हम भारत चलते हैं और भारत के आसपास की जो कंट्रीज है वहां पर चलते हैं, जो भी रिसोर्सेज यहां पर मिलेंगे उनको हम कम दाम में खरीदेंगे, है ना। कम दाम में खरीदने के बाद उसको हम बाहर ले जाकर जो है वो ज्यादा दाम पर भेजेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस अगर कम है, तो आपको प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसी उद्देश्य से यहाँ पर आए थे और इनको ये बात भी यहाँ पर इंश्योर करनी थी कि इनको कौन कौन से प्रोडक्ट जिसकी जरूरत है, जिसको खरीदना है, और कौन कौन से प्रोडक्ट जिसको ये बेचना चाहते हैं वो भी यहाँ पर वो बेच सकें। तो इस चीज को भी यहाँ पर इंश्योर करना है ताकि इनकी जो ट्रेड एक्टिविटीज हैं वो सही तरीके से आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई दें। जैसे जैसे यहां पर समय बीतता गया, द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशन। मतलब यहां पर इनको एक चीज ये समझ में आने लग गया, अभी तक क्या था कि किसी चीज का डर नहीं था, है ना। ट्रेडिंग कंपनी थी,
ट्रेड के बेसिस पे ये लोग काम करते थे, लेकिन जब इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आ गई तब इनको ये पता चला कि यार हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी अलग अलग तरीके के स्टेप्स यहाँ पर होते हैं उनको सोच समझ कर चलना पड़ेगा, अदरवाइज इससे हमको क्या है कि बहुत ज्यादा नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। मतलब कॉशन जो है वो यहाँ पर मेंटेन करके चलेंगे, तभी यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बीइंग एन एलियन पावर, एलियन पावर का मतलब क्या होता है, जैसे एलियन नहीं होता है, ठीक है, आपने कोई मिल गया मूवी देखी होगी, है ना, उसमें एलियन रहता है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है जिसको हम जादू बोलते हैं। सो एलियन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जिसको यहाँ की इंफॉर्मेशन नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई मैं इंडियन हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, अगर मान लीजिए कि कोई कनाडा वाला है जो इंडिया में यहाँ पर आ गया, तो वो यहाँ पर क्या है, वो एलियन है। क्यों? क्योंकि उसको हमारे देश के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बाहर से यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया था। सेम जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये लोग भी यहाँ पर यूरोप से आए थे और इनको यहाँ के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए इसको कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है एलियन पावर। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एलियन का मतलब ये मत समझना कि जादू टाइप का है ना। इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड एंजॉयड द अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनको यहाँ पर एक अच्छी तरीके से जो रिलेशन है, मतलब पहले से जो यहाँ पर कंट्री साइड में जो यहाँ पर रूरल एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, रिमोट एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर वो लोग रूल कर रहे थे, है ना। जैसे अभी तो ब्रिटिशर्स तो अभी आए, लेकिन इससे पहले भी तो कई सारे लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे ना, तो उनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, जो पहले से यहाँ पर अथॉरिटी थी, जिनका सम्मान वगैरह आपको देखने को मिलेगा, उनको भी पेसिफाई करने की यहाँ पर आवश्यकता थी। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये हो गई कि अब ब्रिटिशर्स को यहां पर जो पहले के लोग यहां पर थे, अब जैसे मान लीजिए कि पहले कुछ लोग यहां पर थे जो रूल कर रहे थे, है ना, अभी एकदम से ब्रिटिशर्स के पास इतनी पावर यहां पर आ गई, तो उनको ये लगेगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, हमारी जो यहाँ पर प्रेस्टीज थी, हमारी जो अथॉरिटी थी, उसको सबको यहाँ पर जो है वो खतरा लग रहा है, तो उससे प्रॉब्लम जो है वो ब्रिटिशर्स को भी यहाँ पर हो सकती है। तो ब्रिटिशर्स का मानना यहाँ पर ये था कि भाई इनको हम यहाँ पर क्या है कि पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, अगर एलिमिनेट कर देंगे तो इनकी जो यहाँ पर पावर है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम होगी। आगे चलकर ये लोग इस तरीके की भी अप्रोच यहाँ पर रखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, कॉशन बनाकर रखते थे कि भाई जो बाकी के लोग हैं, जो लोकल रूलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो प्रीवियस रूलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उनको पेसिफाई करो, उनको अपने साथ बनाकर रखो। और उनको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर उनको आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश अथॉरिटी जो है फिर वो यहाँ पर खतरे में आपको देखने को मिलेगी, जो कंपनी की अथॉरिटी है ना, उसको नुकसान यहाँ पर पहुंच सकता है। तो आपको एक बात ये समझ में आ रही है कि मतलब जब इनको यहाँ पर दीवानी राइट्स मिले तो इनके पास बहुत सारे दूसरे काम थे जो इनको करने थे, अगर वो काम यहाँ पर नहीं करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है इन फ्यूचर कंपनी के ट्रेड में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हाउ वाज दिस टू बी डन, मतलब इस काम को जो इनको यहाँ पर ये करना चाहते हैं कि कंट्रोल भी कर लें, पूरी तरीके से एलिमिनेट भी ना करें, इनको प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने को मिले, इनके जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी ये मैनेज कर पाएं, तो काम तो बहुत सारा है, लेकिन काम होगा कैसे, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा। तो काम कैसे होगा, अब मैं इस पर्टिकुलर टाइटल के तहत आपको ये चीजें यहाँ पर बताऊंगा, तो इसको आप ध्यान से सुनना। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, मतलब किस तरीके से यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं, कंपनी है, वो यहाँ पर क्या करनी है कि जो कंट्री साइड है, जो रूरल एरियाज हैं, जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती है, उसको किस तरीके से कॉलोनाइज किया। कॉलोनाइज मतलब अपनी अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश किया, जो भी उनके अफेयर्स आप देख सकते हैं, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो ये सब चीजें कैसे इंश्योर करी, फिर उसके बाद किस तरीके से अपने जो रिवेन्यू रिसोर्सेज हैं, है ना, जहां से उनको पैसे वगैरह मिलते थे, जहां से उनको फाइनेंशियल मदद यहां पर मिलती थी, उसको उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज किया। फिर उसके बाद रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों के जो अधिकार हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर रीडिफाइन किया, है ना, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अगर रूल करना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से अगर काम नहीं होगा, मेरे हिसाब से चीजें अगर एप्लीकेबल नहीं होंगी, तो इससे प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि रीडिफाइन करना, कि लोगों के जो अधिकार हैं उनको हम रीडिफाइन करें। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट्स वांटेड, मतलब यहाँ पर क्या है कि इन लोगों को जो यहाँ पर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो यूरोप वगैरह में डिमांड थी, है ना, जैसे अगर आप वीट वगैरह की देखेंगे, फिर उसके बाद कॉटन वगैरह का देखोगे, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में अगर देखेंगे तो कंपनी ने कंट्री साइड को कॉलोनाइज कैसे किया, उसके बाद रिवेन्यू जो रिसोर्सेज है उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया, साथ ही साथ लोगों के जो राइट्स है उनको रीडिफाइन कैसे किया, और यहाँ पर किस तरीके से वो उन क्रॉप्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाए जो वो चाहते थे। ये पूरी चीजें कैसे यहाँ पर हुई थी, उस पूरे की पूरी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बिकॉज सभी हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, एंशिएंट हिस्ट्री अच्छी है ना, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो आपका मिडिवल हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है,
फिर उसके बाद मॉडल हिस्ट्री मतलब एक्सीलेंट, है ना, बहुत मजा आने वाला है। तो अब हम यहाँ पर एक एक हेडिंग के तहत अलग अलग तरीके की चीजें समझेंगे। सबसे पहली हेडिंग अगर आप अपने बुक में भी देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि रेवेन्यू फॉर द कंपनी, है ना, मतलब जो कंपनी का रेवेन्यू है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। अब इसमें यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं उनको वन बाय वन हम समझते हैं। पहली बात, द कंपनी हैड बिकेम द दीवान बट इज स्टिल सॉ इट्स सेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर। मतलब अभी क्या है कि उनके पास जो दीवानी राइट्स है वो यहाँ पर आ गए हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह है उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, टैक्स कलेक्शन वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन हमेशा की तरह अभी भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन उद्देश्य था वो यहाँ पर क्या था, वो था ट्रेड करना, कि भाई साहब हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, उन रिसोर्सेज को खरीदने आए हैं जो हम सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं और जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और फिर क्या करेंगे, हम यूरोप में ले जाकर इसको बेचेंगे। ये पर्टिकुलर उनका पर्पस था। इससे पहले वाले चैप्टर में भी मैंने यही बात आपको बताई थी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज उनको यहाँ पर मिली, लेकिन वो इस बात को भूल नहीं पा रहे थे कि हम यहाँ पर एक व्यापारी की तरह यहाँ पर आए हैं, हम व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। तो अभी क्या है कि वो दीवान यहाँ पर बन गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप को एक ट्रेडर की हैसियत से जो है वो यहाँ पर देखते हैं। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। मतलब आप ये कह सकते हैं, इनका मानना ये था कि हम यहाँ पर ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर का बेसिक उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। तो ये लोग प्रॉफिट तो कमाना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि भाई अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो उसका असेसमेंट होना चाहिए, है ना, कि सही तरीके से रिवेन्यू जो है वो आप कलेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एक सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा जिससे आपकी जो वर्किंग है वो यहाँ पर एफिशिएंट तरीके से यहाँ पर हो सके। तो ये लोग यहाँ पर क्या है कि रिवेन्यू तो चाहते थे, लेकिन कोई सिस्टम यहाँ पर जो है वो डेवलप नहीं करना चाहते थे जिससे असेसमेंट किया जा सके और जो भी रिवेन्यू वगैरह है उनका कलेक्शन यहाँ पर आसानी से किया जा सके। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि उनको हम ट्रेडर की तरह से देखते थे, कि मतलब उनको सिस्टम को इस्टेब्लिश करने का कोई जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं था। मेनली वो यहाँ पर क्या काम करना चाहते थे कि भाई हमें जो कलेक्शन करना है, रेवेन्यू जो चाहिए वो रेवेन्यू मिलता रहे, बाकी सिस्टम वगैरह हमको डेवलप करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीप बाय एज पॉसिबल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू भी यहाँ पर कलेक्ट करने का, इंक्रीज करने का जो लॉजिक था या जो तरीका था वो यहाँ पर क्या था कि मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीप बाय एज पॉसिबल। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ पर ये हो गई कि इनको जो रेवेन्यू अगर ज्यादा करना पड़ेगा, अगर ये चाहते थे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, तो इनका बेसिक पर्पस बस यही था कि यार मतलब हम अपने आप को प्रॉफिट में कैसे रख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर सिल्क की आवश्यकता है, जो कॉटन की आवश्यकता है, जो टेक्सटाइल वगैरह है ना, ये लोग क्या करते थे, यहाँ से कपड़े वगैरह के लिए सामान वगैरह रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और वहां पर उससे कपड़े वगैरह बनाते थे, उसको बड़े दाम पे जो है वो बेचते थे। तो ये इनका मानना यहाँ पर ये था कि अगर मुझे रेवेन्यू यहाँ पर प्राप्त करना है ज्यादा से ज्यादा, तो इसका बेसिक पर्पस यहाँ पर ये है कि जो रॉ मटेरियल है जो हम यहाँ पर खरीद रहे हैं, तो बीच में क्या हुआ था पिछले चैप्टर में, वहां पर क्या है कि राजा ने ये बोल दिया था कि नहीं यार आपको यहाँ पर क्या है कि थोड़ा ज्यादा फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी, है ना, जो सिराजुद्दौला वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, वहां पर देखोगे तो वहां पर नुकसान हो रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि चीजों के दाम बढ़ रहे थे, और चीजों के दाम अगर बढ़ेंगे, कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पर बढ़ेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो कम होता जाएगा। तो इनका मानना यहाँ पर यह था कि जो कॉटन चाहिए, सिल्क वगैरह हमें यहाँ पर जरूरी है, जो रॉ मटेरियल है जिसकी डिमांड बड़े स्केल पर आपको देखने को मिल रही है, वो रॉ मटेरियल जितने कम से कम दाम में हम खरीद सकें उतना ज्यादा हमको रिवेन्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि चीजें जो है पहले 100 रुपए में मिलती थी, उसको 60, 50, 40, 20, 10, है ना, 10 रुपए में मिल रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितना चीजों को खरीदने में दाम आप यहाँ पर कम दोगे, उतना ज्यादा आपको जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगले 5 साल में क्या हुआ कि द वैल्यू ऑफ गुड्स ब्रॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर वैल्यू थी, है ना, गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। ठीक है, नॉट ब्रॉट, बॉट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर गुड्स वगैरह खरीदे जा रहे थे, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो गए, उनके प्राइस वगैरह जो है वो यहाँ पर डबल हो गए, है ना। मतलब ये लोग यहाँ पर ये चाह रहे थे कि 100 रुपए वाली जो चीज है वो कितने रुपए में मिले। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 50 रुपए में, लेकिन अभी जो 100 रुपए वाली चीज यहाँ पर हो गई है वो कितने रुपए की हो गई है, वो 200 रुपए की हो गई है ना। मतलब ये लोग आधा करना चाहते थे, लेकिन जो दाम है वो यहाँ पर कितना हो गया, वो डबल हो गया। Before 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, है ना। पहले क्या होता था कि जो भी यहाँ पर सामान वगैरह खरीदते थे, जो भी रॉ मटेरियल खरीदते थे, वो क्या होता था कि ब्रिटेन से जो गोल्ड और सिल्वर है ना, वो चीजें यहाँ पर आती थी, और उनके बदले यहाँ पर क्या है कि वो रॉ मटेरियल जो कॉटन है, टेक्सटाइल वगैरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सिल्क वगैरह, वो उस तरीके से यहाँ पर परचेज करते थे।
नाउ द रिवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब 1865 के बाद की सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या हुआ कि अब यहां पर जो बंगाल से जो भी इनका यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि जो भी रिवेन्यू इन्होंने कलेक्ट किया, जो भी इनको प्रॉफिट हुआ है, उससे ये एक्सपोर्ट वगैरह आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि जो ब्रिटेन का गोल्ड और सिल्वर वगैरह है, आप यहां पर ये कह सकते हैं कि वो चीज जो है वो यहां पर आपको बड़े स्केल पर, मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है ना। अब ये लोग क्या करते हैं कि बंगाल से इनको रिवेन्यू यहां पर मिलता है और उसी से चीजें मैनेज कर पा रहे हैं, और फिर जो भी चीजों का एक्सपोर्ट होता है, किसी चीज को यहां पर भेजना अपनी कंट्री वगैरह में, उसको आसानी से मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर जो है वो बताई जा रही है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और यहां पर मैंने आपको बता दिया कि एफर्ट यहां पर ये था, वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क कॉटन चीपली एज पॉसिबल। लेकिन यहां पर क्या हुआ था कि द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। ठीक है, वो क्या हुआ कि उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो यहां पर क्या हो गई, वो डबल आपको यहां पर देखने को मिल गई। फिर उसके बाद ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया कि बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। ठीक है, मतलब इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ, ये समझ में आने लग गया कि बंगाल की जो इकोनॉमी है, मतलब जैसे धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई कि यहां पर क्या है कि जो डीप क्राइसिस में आपको देखने को मिलेगी, मतलब बंगाल की इकोनॉमी सही तरीके से यहां पर रन नहीं कर रही है। आर्टिशंस वर डिजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ था कि आप ये देख सकते हैं कि विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल, है ना। मतलब कि जो वैल्यू है वो यहां पर क्या हो गई, वो यहां पर आपको डबल देखने को मिल रही है ना। मतलब चीजों के दाम जो है वो यहां पर बढ़ने लग गए। तो ब्रिटिशर्स यहां पर ये चाहेंगे, कंपनी के जो ट्रेडर्स हैं वो यहां पर ये चाहेंगे कि इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। तो इन्होंने क्या करने लग गए, ये लोग इनके ऊपर जो है वो प्रेशर डालने लग गए कि भाई इतना महंगा सामान अगर आप बेचोगे तो यहां पर क्या है कि हम आपको जो है वो यहां पर बेनिफिट नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो भी आर्टिशंस वगैरह हैं, है ना, जो अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पर कारीगर देखने को मिलते थे, उन्होंने यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो विलेज वगैरह है ना उसको छोड़ना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। मतलब उसको छोड़कर जाने लग गए, है ना। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पर ये बोला गया था कि आप अपने गुड्स वगैरह को जो कंपनी को है वो लो प्राइस पे बेचो। अगर लो प्राइस पर अगर आप चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि उनको तो बेनिफिट नहीं होगा ना, और उनको अगर बेनिफिट नहीं होगा तो फिर उस पर्टिकुलर विलेज में रहने का क्या फायदा होगा, है ना। तो ये पॉइंट भी समझना है। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them, है ना। फिर क्या हुआ कि कुछ सारे जो ड्यूज वगैरह होते थे, जो टैक्स वगैरह होते थे, वो यहाँ पर उनको बोला जाता था कि भाई आपको इतने टैक्स वगैरह जो है वो पे करना है, आपने पे नहीं किया है। तो पीजेंट्स को भी यहाँ पर प्रॉब्लम होने लग गई कि आप ये कह सकते हैं कि भाई जितना डिमांड उनसे ड्यूज का किया जा रहा था वो पे नहीं कर पा रहे थे। आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोज साइन ऑफ कोलैप्स। ठीक है, तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि आर्टिशंस यहाँ से जाने लग गए हैं तो उनका जो टोटल यहाँ पर क्या होता था कि जो प्रोडक्शन होता था वो भी डिक्लाइन यहाँ पर होने लग गया, और एग्रीकल्चर जो कल्टीवेशन है वो भी यहाँ पर क्या हो गया, वो भी यहाँ पर कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि पीजेंट्स क्या है कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा तो जो है वो टैक्स वगैरह पे करने में यहाँ पर लग जा रहा है ना। तो पैसे है नहीं कि वो अपनी एग्रीकल्चर को जो है वो थोड़ा इंप्रूव कर सके, और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी आपको कोलैप्स होता हुआ देखने को मिला। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया, अभी मैंने आपको ये समझाया कि भाई ब्रिटिशर्स का बेसिक पर्पस ये था कि जो रॉ मटेरियल है, जैसे जो कॉटन हो गया, सिल्क वगैरह हो गया, ये रॉ मटेरियल कम से कम दाम में मिले, है ना। इनका बेसिक मोटिव यही था। और दूसरी बात यहाँ पर आपको ये समझनी है कि इन्होंने यहाँ पर एक चीज और जो है वो फोकस करी कि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि चीजों के दाम जो है ना, द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी बंगाल डबल। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो सामान वगैरह खरीदा जाता था, ठीक है, बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल, मतलब चीजों के दाम बढ़ रहे थे। तो उन्होंने प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट करना स्टार्ट किया कि चीजों के दाम कम करो, जिसकी वजह से जो आर्टिशंस हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनको काफी नुकसान हुआ। तो वो लोग जाने लग गए कि भाई मतलब हमको जितना हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर इतने ही हमको रिवेन्यू यहाँ पर नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब होगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो छोड़ना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, और आप ये कह सकते हैं कि जो आर्टिसनल यहाँ पर प्रोडक्शन है वो भी कम हो गया, और एग्रीकल्चर जो कल्टीवेशन है उसमें भी आपको कोलैप्स जो है वो देखने को मिला। Then in 1770 a terrible famine killed a million of people in Bengal, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि स्टारवेशन वगैरह की वजह से, भुखमरी की वजह से काफी सारे लोगों की, याद रखना 1770, है ना। आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि भाई बंगाल में जो फेमाइन यहाँ पर आई थी, भुखमरी यहाँ पर हुई थी, वो कब हुई थी? वो 1770 में हुई थी, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि बंगाल में 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, 10 लाख, और उसमें यहाँ पर क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। इतने लोगों की जो है बंगाल में यहाँ पर डेथ हो गई, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह हो नहीं रहा है, और प्रोडक्शन अगर यहाँ पर नहीं होगा
तो लोगों की जो डिमांड है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी, और लोगों की डिमांड अगर यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि खाने के लिए नहीं मिलेगा, और इस तरीके की जो भुखमरी वाली सिचुएशन है वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेगी। दूसरी बात, अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि 10 मिलियन जो है, ठीक है, वो यहाँ पर कितना है, वो यहाँ पर 1/3 है, मतलब कि वहाँ पर उस टाइम पीरियड पर जो पॉपुलेशन थी वो करीब 30 मिलियन थी, और 30 मिलियन का अगर मैं 1/3 निकालूंगा तो 10 मिलियन हो जाएगा, है ना। तो 1/3 जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर समाप्त हो गई। इसका रीजन यहाँ पर क्या है, रीजन बहुत सिंपल है। रीजन अगर आप देखेंगे तो इसका रीजन यही है कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसीज यहाँ पर ये थी, क्योंकि उनको रिवेन्यू चाहिए था, है ना, पैसा यहाँ पर चाहिए था, टैक्स कलेक्शन वगैरह जो यहाँ पर कर रहे थे वो सब चीजें होंगी। तो ये लोग यहाँ पर ये चाह रहे थे कि हम क्या करें कि हमको कम से कम दाम में जो है वो रॉ मटेरियल मिले, है ना। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर चीजें जरूरी हैं वो जितने कम दाम पर मिलेंगी उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि आर्टिशंस के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर जो है वो जोर जबरदस्ती यहाँ पर करने लगे, क्योंकि बीच में बढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि चीजों के दाम जो है वो बहुत यहाँ पर कम हो गए, और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ, तो लोगों ने उसमें इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिखाया था, जिसकी वजह से 1770 में फेमाइन की सिचुएशन जो है वो बंगाल में आपको क्रिएट होती हुई दिखाई दी। तो आई होप जितनी चीजें अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं वो सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में भी जो चीजें हैं वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर एक फोटो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी बुक में भी ये फोटो है, ठीक है। इस तरीके से आप एक लोकल मार्केट देख सकते हैं, ठीक है। ये जो लोकल मार्केट है ये कहाँ का है भाई, ये लोकल मार्केट आपको देखने को मिलेगा मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो ये आपको मुर्शिदाबाद जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, मुर्शिदाबाद आपको देखने को मिलता है बंगाल में, ठीक है। तो ये बंगाल का मुर्शिदाबाद है, और यहाँ पर ये लोकल मार्केट वगैरह जो है उसकी फोटो यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है, ठीक है भाई। तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस फोटो है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, लोकेशंस वगैरह पता होनी चाहिए। पूछ लेंगे कि भाई मुर्शिदाबाद कहाँ था, है ना, तो बंगाल में था। चलिए अब अगली बात करेंगे। अब अगला जो हमारा लॉजिक है वो यहाँ पर ये है कि द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, है ना। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, वो ये है कि हमें जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर इम्प्रूव करना है। अभी तक हमने यहाँ पर ये देख लिया कि ब्रिटिशर्स जो है वो कम दाम में चीज़ों को जो है वो यहाँ पर क्या करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, और इससे यहाँ पर क्या है कि रॉ मटेरियल का अगर दाम यहाँ पर कम होगा तो वो यहाँ पर क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो भी यहाँ पर चीज़ों के दाम हैं, है ना, वो कम लेवल पर आपको देखने को मिले। तो चीज़ों के दाम कम करने के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि लोगों के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट किया। तो आर्टिशंस हो गए, जो भी फार्मर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर क्या है कि वो चीज़ें आपको थोड़ा सा कम होती हुई दिखाई दी, और कम होती हुई दिखाई दी तो प्रोडक्शन भी कम हुआ, जिसकी वजह से फेमाइन वगैरह की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो प्रॉब्लम हमको यहाँ पर एक बात ये समझनी है कि अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुआ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिली। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर यहाँ पर नहीं हुआ है तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एग्रीकल्चर है इसको यहाँ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इकोनॉमी जो है वो ही यहाँ पर बिल्कुल खराब चल रही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है, आर्टिशंस का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होने वाली है। तो अगर इकोनॉमी की कंडीशन ही जो है वो यहाँ पर खराब है तो आप ये समझिए कि कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम, मतलब जो इनको यहाँ पर फायदा हो रहा था, जो रिवेन्यू यहाँ पर मिल रहा था, ठीक है, क्या उसके लिए ये बिल्कुल सर्टेन हो सकते हैं, श्योर हो सकते हैं क्या कि भाई हमें जो है वो फायदा यहाँ पर कंटिन्यूसली होता रहेगा, है ना। ये तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करेगा। बात समझ में आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब इकोनॉमिक कंडीशन ही सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है तो कंपनी जो है वो इस बात पर बिल्कुल यहाँ पर फिट नहीं हो सकती है, वो बिल्कुल जो है वो सर्टेन नहीं हो सकती है कि हमें यहाँ पर क्या होगा कि जो रिवेन्यू इनकम है, जो पैसे यहाँ पर मिल रहे थे वो यहाँ पर मिल पाएंगे। और उसके बाद बहुत सारे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उनका भी मानना यहाँ पर ये लग गया कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड जो है, ठीक है, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, एंड हैड टू बी इनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव, मतलब कि इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर हमें इनकरेज करना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर की जो कंडीशंस हैं उनको यहाँ पर क्या है कि बंगाल वगैरह में जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी, तभी यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और फिर उसके बाद हम फूड सिक्योरिटी वगैरह भी इंश्योर यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि प्लानिंग तो चलो ठीक है ना, आप ऐसा कुछ करने वाले हो कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव करने वाले हो, लेकिन वो होगा कैसे, है ना, हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो बहुत साल, मतलब करीब 20 साल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर होता रहा, ठीक है। जैसे मैंने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया था कि जो फेमाइन वाली सिचुएशन हुई थी वो 1770 में हुई थी। करीब यहाँ पर 20 साल डिस्कशन होने के बाद
फाइनली जो है वो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ये ईयर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी ने जो परमानेंट सेटलमेंट था उसको यहाँ पर कब इंट्रोड्यूस किया था। परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये हुआ था 1793 में, है ना। अब ये क्या होगा, परमानेंट सेटलमेंट से जो बेसिकली लैंड वगैरह है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा,